मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा तेज है। वहीं इससे पहले आज शाम पीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ कुछ अन्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। कैबिनेट विस्तार से पहले आज शाम प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे। वहीं कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों के नामों को लेकर अटकलें तेज है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में राज्य से 3-4 मंत्री शामिल हो सकते हैं। सहयोगी अपना दल से अनुप्रिया पटेल के शामिल होने की संभावना है। बिहार से जेडीयू के भी 2 से 3 मंत्री बन सकते हैं। एलजेपी के पशुपति कुमार पारस के मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश से बीजेपी में शामिल एक बड़े नेता के मंत्री बनने की संभावना है। असम और महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जबकि हरियाणा, ओडिशा और कर्नाटक से भी एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्यसभा से बीजेपी के एक अल्पसंख्यक सदस्य को भी मंत्री पद सौंपा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में आज से डिलिमिटेशन कमीशन का 4 दिन का दौरा शुरू होगा। 1 मिनट में पूरी खबर। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में आज से डिलिमिटेशन कमीशन का 4 दिनों का दौरा होगा। 9 जुलाई तक होने वाले दौरे के दौरान राजनीतिक दलों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और जनता के नुमाइंदों से चर्चा की जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने निराशाजनक बताया है। गुपकार की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि गठबंधन के सभी नेता प्रधानमंत्री की बैठक से निराश हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि नेताओं को रिहा करने की बात पर नतीजा नहीं निकला। गुपकार ने राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद चुनाव कराने की मांग भी की है। गुपकार ने कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन की कार्यवाही में हिस्सा लेने को लेकर संयुक्त फैसला अब तक नहीं लिया गया है। हालांकि गठबंधन के सभी दलों से कहा गया है कि वो फैसला लें कि उन्हें कमीशन के सदस्यों से मिलना है या नहीं। मोहन भागवत के डीएनए और लिंचिंग वाले बयान पर जारी बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरी खबर 1 मिनट में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए और लिंचिंग पर बयान से बहस छिड़ गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, लिंचिंग संघ का हिंदुत्व नहीं है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। डीएनए अगर हमारा एक है तो फिर पीलू खान को किसने मारा? ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। अगर जनाब मोहन भागवत इस बात को मानते लिंचिंग हो रही है तो फिर लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए ना। दरअसल संघ प्रमुख ने कहा था कि जो लोग चाहते हैं मुसलमान यहाँ न रहें, वो भी सच्चे हिंदू नहीं है। देश में सबका डीएनए एक है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, आरएसएस की कथनी करनी अलग है। आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी, इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। बीजेपी ने कहा, संघ प्रमुख ने देश को जोड़ने की बात कही है। बहस में कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस जो कहता है वो करता नहीं है। ये शुरू से उसकी और बीजेपी की नीति रही है। 15 अगस्त के बाद पीएम मोदी का यूपी दौरा होगा। इस दौरान वे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान अगस्त से शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के बाद यूपी का दौरा करेंगे और इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 94% काम पूरा हो चुका है। 15 अगस्त के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब प्रदेश वासियों को समर्पित होगा तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद उपेक्षा के कारण पिछड़ सा गया था, वहां की अर्थव्यवस्था में एक तेजी आएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे की नींव जुलाई 2018 में रखी थी। लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे 353 किलोमीटर लंबा होगा। इससे लखनऊ से गाजीपुर की दूरी 4.5 घंटे रह जाएगी। 6 लेन एक्सप्रेसवे को बढ़ाकर 8 लेन भी किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यूपी सरकार 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित कर रही है। इससे लाखों रोजगार पैदा होने का दावा है। महाराष्ट्र में कल शुरू हुआ मानसून सत्र आज खत्म हो जाएगा। सत्र के पहले दिन बीजेपी के 12 विधायकों को जिस तरह 1 साल के लिए निलंबित किया गया, उस पर आज हंगामा होना तय है।
महाराष्ट्र में सोमवार को बीजेपी के 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया। संसद में 2 दिन तक चलने वाले मॉनसून सत्र के पहले ही दिन ओबीसी आरक्षण पर बहस के दौरान हंगामा हुआ था। निलंबित बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपनी शिकायत दर्ज कराई। जो हुआ ही नहीं था उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करके उसको सच बताकर सम्माननीय सदस्यों के ऊपर कार्रवाई की गई। उधर सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायकों ने पीठासीन अधिकारी से अभद्रता की। बीजेपी के विधायक उनके चेंबर में गए, धक्का मुक्की करते रहे, अश्लील भाषा का प्रयोग करता रहे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सीधे उद्धव सरकार को घेरा। ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि विधायकों को सस्पेंड कराकर चुनाव कराने की मंशा दिखती है और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र पर आरोप लगाया कि सामाजिक ताने बाने को खत्म किया जा रहा है। 1 मिनट में पूरी खबर। लंबे वक्त बाद जेल से बाहर आए लालू प्रसाद यादव सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के साथ जनता की ताकत है। उन्होंने केंद्र और नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर आशीर्वाद यात्रा निकाली तो पारस भुट्ट ने भी जयंती मनाई। इस मौके पर चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पर धोखा देने का आरोप लगाया। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। ये जिम्मेदारी चाचा और पापा के निधन के बाद पारस चाचा की ही थी, तो परिवार को एक रखें, और उन्होंने पार्टी के साथ साथ परिवार को भी तोड़ने का काम। चाचा भतीजे की ये लड़ाई पोस्टर के जरिए भी लोगों के सामने है। ऐसे तकरार वाले पोस्टर पटना और हाजीपुर में खूब दिख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी है। अब वे टीएमसी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कोलकाता में अभिजीत ने टीएमसी की सदस्यता ली। अभिजीत कांग्रेस के टिकट पर जंगीपुर से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अभिजीत के टीएमसी में शामिल होने पर उनकी बहन और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने निराशा जताई है। उधर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ सोमवार को भी मैदान में उतरे। बीजेपी ने फेक वैक्सीन के मुद्दे पर कोलकाता में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली में टीएमसी के 2 सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की शिकायत की। केंद्र सरकार में दिल्ली हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में कहा है कि ट्विटर नए आईटी नियमों के पालन में विफल रहा है। सरकार ने कहा है कि ट्विटर को हर हाल में देश का कानून मानना होगा। ट्विटर को लेकर आईटी मंत्रालय ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया। आईटी मंत्रालय ने जवाब में कहा, ट्विटर नए आईटी नियमों के पालन में विफल रहा है। आईटी नियमों को न मानना प्रावधानों का उल्लंघन है। नियम के तहत अधिकारी भी नियुक्त नहीं किया गया है। ट्विटर का पता फिर वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। ट्विटर ने नए नियमों के तहत कानूनी सुरक्षा खो दी है। वहीं ट्विटर पर अब जम्मू कश्मीर में भी एक केस हो सकता है। मामला एक बच्चे को आतंकी गतिविधियों में पेश करने का है। अंसार गजबत-उल हिंद ने बच्चे का एक वीडियो डाला था। वीडियो हटाने को लेकर ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसमें संज्ञान लिया है। एनसीपीसीआर ने डीजीपी से ट्विटर पर मुकदमे की अपील की है। इस बीच ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी टल गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। पीएम मोदी ने एक बार फिर महामारी के खिलाफ विश्व से एकजुट होने का आह्वान किया है। 1 मिनट में पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित किया। कॉन्क्लेव में शामिल देशों को कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए बनाए गए भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन की विशेषता बताई और जल्द ही दूसरे देशों को भी कोविन प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। The platform we call CoWIN is being prepared to be made open source,
Soon, it will be available in any and all countries. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय सभ्यता समूचे विश्व को एक परिवार की तरह देखती है। उन्होंने दुनिया भर में महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की और महामारी के खिलाफ विश्व से एकजुट होने का आह्वान किया। There is no parallel to such a pandemic in 100 years. Experience shows that no nation, however powerful that nation is, can solve a challenge like this in isolation. कोरोना के चलते सीबीएसई ने साल 2021-22 के एकेडमिक सेशन के लिए 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसई ने 2021-22 के सेशन के 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उसने स्पेशल असेसमेंट स्कीम का ऐलान किया है। 2021-22 एकेडमिक सेशन को 2 टर्म्स में बांटा गया है। हर टर्म में 50% सिलेबस रखा गया है। पहले टर्म के एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होंगे। दूसरे टर्म के एग्जाम अगले साल मार्च-अप्रैल में कराए जाएंगे। 10वीं और 12वीं क्लास के सिलेबस को इस साल जुलाई के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क को और ज्यादा विश्वसनीय और वैध बनाने की कोशिश की जाएगी। सीबीएसई ने स्कूलों को स्टूडेंट्स की प्रोफाइल तैयार करने को भी कहा है। स्कूल साल भर में किए गए सभी असेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स की प्रोफाइल तैयार करेंगे और उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। सीबीएसई ने कोरोना महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया है। इससे पहले बोर्ड ने इस साल होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षा भी कोरोना के कारण रद्द कर दी थी। चमोली में फूलों की घाटी में पहाड़ टूटने का खौफनाक वीडियो सामने आया है। दिल थाम कर पहाड़ टूटने के इस खौफनाक मंजर को देखिए। चमोली के फूलों की घाटी में फूलों की नहीं, पहाड़ से पत्थरों की बरसात हो रही है। फूलों की घाटी में पहाड़ टूटने का वीडियो दूर से ही कैमरे में कैद हुआ है, लेकिन तस्वीर इतनी खतरनाक है कि पास के लोगों का कलेजा मुंह को आ जाए। सबसे बड़ी बात यह कि जब ये पत्थर गिर रहे हैं तब बारिश भी नहीं हो रही है। इसके बावजूद पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर जंगल की तरफ आ रहा है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरकर हरे भरे जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस इलाके में अलग अलग जगहों पर पहाड़ टूटने की खौफनाक खबरें आ रही है, लेकिन कैमरे में कैद ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। ये इलाका फूलों की घाटी के घांगरिया क्षेत्र का है। अब गुजरात का एक वीडियो दिखाते हैं, जहां अमरेली में एक शेर का परिवार शिकार की तलाश में पिपावाह बंदरगाह गया। जंगल के राजा अपने परिवार संग सड़कों पर घूमते दिखे। जगह है गुजरात में अमरेली का पीपावाव जेठी रोड, जो पीपावाव बंदरगाह के पास है। शुक्र है कि रात के अंधेरे में शेरों का ये परिवार सड़क पर यूं मटर गश्ती कर रहा है। अगर यही दिन का वक्त होता तो इन्हें देख ना जाने कई लोगों का क्या हाल होता। शेरों के इस परिवार में 3 बड़े हैं और 2 छोटे। बताया जा रहा है कि शिकार की तलाश में शेरों का ये झुंड सड़क पर आ गया और कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दरअसल इससे भी पहले इस इलाके में कई बार शेर अपनी झुंड में घूमते दिखे हैं। कई बार तो वो सड़क पर इतनी संख्या में दिखे कि दूर से ही गाड़ियां रोक दी गईं, जब तक वे सड़क पार न कर जाएं। इसी तरह इसी इलाके में बड़ी संख्या में एक साथ शेरों के पानी पीने का रोमांचित करने वाला दृश्य भी सामने आया था। बिहार से कई इलाकों में हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। इन इलाकों में नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। बिहार के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। पश्चिमी चंपारण के कई इलाके इस वक्त पानी से घिरे हुए हैं। सड़क संपर्क टूट चुका है और लोग जान खतरे में डालकर नाव का सहारा ले रहे हैं। बगहा में एक नाव पानी में डूब गई, जिस पर क्षमता से ज्यादा करीब 15 से 20 लोग सवार थे। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बचा लिया गया। बगहा के ग्रामीण इलाकों की तरह ही पश्चिमी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ की यही स्थिति है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा नदी में पानी चेतावनी में बताए गए सामान्य स्तर से ज्यादा है। मोतिहारी में भी बाढ़ के हालात हैं। नेपाल में हो रही बारिश और स्थानीय नदियों में उफान की वजह से जमीन में भारी कटाव हो रहा है, जिससे घर मकान ढहने लगे हैं।
इन तस्वीरों से मोतीहारी के लोगों की मुश्किल का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पानी ना हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.